तने लाग्यो रे लोल। नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। मेरे इस खास शो में आपका स्वागत है। भारत की शिल्पकार। आज इस एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं गुजरात के टूरिज्म मंत्री से। 3 दशक से गुजरात में बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में शामिल मुलुभाई बेरा अद्भुत प्रशासनिक क्षमता रखते हैं। नतीजतन हर बार वो गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाते हैं। लंबे राजनीतिक तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए मुलुभाई बेरा गुजरात को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के मिशन पर जुटे हुए हैं। मुलुभाई बेरा गुजरात सरकार में पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास वन एवं पर्यावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी है। वे पिछले 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और गुजरात की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे राज्य में हेरिटेज टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में गुजरात में पर्यावरण संरक्षण और हरित पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे राज्य को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब बात आती है टूरिज्म की, और टूरिज्म में भी जब बात आती है गुजरात की, एज अ टूरिज्म मिनिस्टर आप किस तरीके से आगे की योजनाओं को जो है बढ़ा रहे हैं और क्या-क्या और नई चीजें हमें देखिए, देखने को मिल गुजरात सकती विविध पर्यटन आकर्षणों के समृद्ध राज्य है। हैं? जी, यहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन आकर्षणों का वैविध्यपूर्ण खजाना है। हमारे जोर गुजरात में के अनोखे पर्यटन आकर्षणों के लिए 2023 की साल में जो हमारा बजट था गुजरात का, अगला साल 22-23 का वर्ष था, उससे 22-23-24 का जो था 350% से ज़्यादा बढ़ाया है। सर, यहाँ पर एक सबसे अहम बात आती है, आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात करी है, तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर सीएम थे, फिर पीएम बने, उनकी जन्मस्थली भी यहाँ पर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है ताकि जो गुजरात का टूरिज्म है वो और भी ज़्यादा आगे जाए। गुजरात में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब गुजरात में जब मुख्यमंत्री था जी, 13 साल तक गुजरात में जो पर्यटन स्थल सभी क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन प्रवासन में खूब ज़्यादा उन्हें उनका जो विजन था और उनको प्रयासों किया। केंद्र सरकार अभी भी 10 साल से डबल इंजन की सरकार गुजरात में बोलते हैं। नरेंद्र भाई का मोदी साहब का जो जन्मस्थली है वडनगर में, वहाँ अनेक जो विकास का कार्यों किया है। ये हमारा प्रवासन विभाग हो, सांस्कृतिक कल्चरल विभाग जो है उनका, आर्कोलॉजी विभाग ने भी काम किया है, अन्य डिपार्टमेंट से भी काम किया है। तो अभी थोड़ा दिन पहले ही केंद्र गृह और सहकारी मंत्री श्री अमित भाई शाह ने और धर्मेंद्र प्रधान साहब भी आए थे। तो जो एक बड़ा म्यूजियम बना है, 298 करोड़ का खर्च करके वो म्यूजियम बना है, तो वो जीवंत म्यूजियम है। तो 2500 साल से ज़्यादा उनका जो इतिहास है, अनंत नगरी वडनगर बोलते हैं, तो वो म्यूजियम का भी इनॉग्रेशन किया। और प्रेरणा स्कूल जहाँ मोदी साहब शिक्षा लिया है, वो पुरानी स्कूल है, उनको भी रिस्टोरेशन किया है और नई प्रेरणा स्कूल भी वहाँ की है। और देश के विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी
वहाँ आते रहते हैं। और हाटकेश्वर मंदिर है, उनका भी विकास किया है। शर्मिष्ठा लेक है, तानारीरी स्मारक और उनका विकास किया है। उनके साथ साथ देश में पहला म्यूजियम, संगीत म्यूजियम वहाँ बन रहा है। और वो संगीत और तानारीरी जो उनका नाम पे ये संगीत म्यूजियम से वो बन रहा है अभी। एक सर मैं आपसे और बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी, टूरिज़्म से संबंधित है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म। वडनगर में जब हम गए तो वहाँ पर हमने साक्षात हटकेश्वर महादेव के दर्शन करे। तो मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से मेरी जनता भी जाने हटकेश्वर महादेव के बारे में, क्योंकि मैंने ये सुना है वहाँ के लोकल लोगों से कि जब ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले का वो प्राचीन काल मंदिर है। और जब मैंने वहाँ की नक्काशी देखी, जिस तरीके से वहाँ पे काम हो रखा है, मैंने कृष्ण जी की, विष्णु जी की, सभी भगवान की मूर्ति देखी, महाभारत काल के बारे में सारी चीज़ें देखी, और आपका अमृत मंथन का जो है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो उस मंदिर के बारे में मेरी जनता को बताइए। आपकी बात सही है कि बहुत पुराना मंदिर है और अभी तक कितना सभी लोग को मालूम नहीं है कि इतना पुराना है। तो उनको भी टूरिज्म और यात्रा धाम से वहाँ जो डेवलप करना था, पूरा वडनगर का अभी चल रहा है। उसमें लाइट एंड साउंड शो इसलिए शुरू किया है हाटकेश्वर में कि उनका पूरा इतिहास उसमें दिखाता है। जो वडनगर जाते हैं वो हाटकेश्वर पहले ही जाते हैं। तो हाटकेश्वर महादेव का खूब महत्व है और खूब पुराना मंदिर है। वाकई ये बात सच है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने वडनगर में कदम रखा और जैसे ही हमने मंदिर के दर्शन करे, पहले हमने महादेव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद हमने वहीं से ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करी। बहुत ही भव्य, और जिस तरीके से शांति वहाँ पर मिलती है वो अपने आप में एक आत्मिक सुख मिलता है वहाँ जाके। सर, टूरिज़्म की बात है, हमने वडनगर की भी बात करी है। एक मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रही हूँ। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं नारी तू नारायणी, और महिला सुरक्षा को लेकर वो खासा ध्यान देते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सिद्धांत भी उनका है। तो अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं और उसमें मैं आपके गुजरात की बात करूं, तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं बहुत बिंदास खुले उसमें घूमती हैं। अभी आप लोगों ने इतना बड़ा कोल्ड प्ले करवाया और इतने हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग आए, तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं, सब कुछ सुख शांति से हुआ। और मतलब क्या बोलेंगे, गुजराती में बोलते हैं ना मजामा, तो सारी चीज़ें बड़ा मजामा हुई वहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहा। इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है 2003 से, मोदी साहब मुख्यमंत्री था तब से जी, तो यहाँ औद्योगिक मूडी रोकाण में गुजरात में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। उनका एक मुख्य कारण वही है, प्रमुख कारण, कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत अच्छी स्थिति है। जी, नवरात्रि महोत्सव एक बड़ा नृत्य, बहुत बड़ा महोत्सव होता है। सरकार भी वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव का आयोजन हमारा डिपार्टमेंट करते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट। गुजरात का डांडिया है, लेकिन आप लोगों का ही मतलब गुजरात का डांडिया देख के अब देश की राजधानी दिल्ली में भी डांडिया खेला जाता है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मतलब गुजरात में होता है। तो मतलब आपका जो कल्चर है गुजरात का वो इतना रिच है कि उसमें जो है अब पूरे हिंदुस्तान में वो धीरे धीरे फैल रहा है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आपके नवरात्रि का वक्त होता है तो गुजराती तो अपना डांडिया खेलते हैं क्योंकि उनका कल्चर है, क्या उस वक्त भी आपके पर्यटन आते हैं या लोग बाहर से आते हैं? बहुत आते हैं। हमारा जो गुजरात का गरबा है वो ग्लोबल हुआ है और देश विदेश से काफ़ी लोग नवरात्रि महोत्सव में आते हैं। पर प्रवासन डिपार्टमेंट हमारा विभाग है वो अहमदाबाद में जो अंतर्राष्ट्रीय नवरात्रि महोत्सव ग्लोबल का उनका आयोजन के साथ साथ यात्रा धाम में भी जो मुख्य शक्तिपीठ है और बड़ा मंदिर है, जो अंबाजी होता है, बौंसरा जी होता है, चामुंडा जी, पावागढ़ है, तो सभी जगह पे एक एक दिन की नवरात्रि सरकार तरफ से भी होती है। और स्वयं लोगों तो पूरा गांव हो, शहर हो, उसमें बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो उसमें रात का 2 बजे 3 बजे भी कोई भी बैंड दिख रही वो एकदम उनको घर पे जाती है और घूमती है। तो यहाँ उसको कुछ डर लगता नहीं है। उनका मुख्य कारण है राज्य सरकार ने
और यहाँ का पुलिस और लोगों को भी जो एक समन्वय है और लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, उनके लिए ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक मूडी रोकाण भी आती है, यहाँ रोजगारी भी है और प्रवासन क्षेत्र का जो बढ़ावा हुआ है उनको उनमें भी उनका एक कारण है। तो इसलिए यहाँ कोई किसी को भी रात का 2 बजे वो उनको पास उन्हें सोना चांदी को दागीना वो जो बोलते हैं ना, वो उनके कुछ डर लूट फाट की दूसरी तीसरी कुछ नहीं लगती है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है ये पहले से मजबूत है। उनका कारण नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो उनका विजन था, उनका जितना नेतृत्व दिया है, ये 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में, तो इनके लिए इसलिए ये कायदो व्यवस्था की स्थिति पहले से ही गुजरात में खूब अच्छी है। सर, जब भी चुनाव की बात आती है, पूरे हिंदुस्तान में जब चुनावी माहौल होता है या स्टेट्स में भी चुनाव की बात आती है, तो ये बात मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से भी, तो हमेशा जो है गुजरात मॉडल के बारे में बात की जाती है। गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो किया जाता है। तो अब जिस हिसाब से मेरी अभी इतनी देर से आपसे बात हो रही है पर्यटन को लेकर और महिलाएं बेखौफ घूमती हैं, भाई कई जगहों पर तो ये है कि लोगों ने सोना पहनना छोड़ दिया, चांदी पहनना छोड़ दिया, खौफजदा रहते हैं, इतना डर रहता है कि कई महिलाएं निकलेंगी, घर वाले भी कहते हैं कि नहीं अभी ये आप शाम को 6 बजे के बाद मत निकलिए, 7 बजे के बाद मत निकलिए। लेकिन गुजरात एक ऐसा शहर है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है महिलाएं बेखौफ घूमती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। और आपका ये जो मॉडल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये और स्टेट्स में भी जो है फॉलो होना चाहिए। गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं या सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, एकदम से 1 हफ्ते पहले घर में प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इस बार कहाँ जाएं। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों का जो झुकाव होता है वो गुजरात की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी फ्लरिश कर रहा है और कई डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पर लोग आकर्षित रहते हैं। चाहे बात स्पिरिचुअल टूरिज्म की हो या घूमने फिरने की, एक पूरा का पूरा जो है आपको कंप्लीट पैकेज गुजरात में दिख जाता है। और हमेशा से कहते हैं ना कि आंखों को ट्रीट है, और एक इंसान बिल्कुल रिजुविनेट होकर आ रहा है तो वो गुजरात की ट्रिप को प्लान करता है। सर, आम जनता को लेकर अगर मैं बात करूं, ये खाली आपके गुजरात की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की और विदेश की भी बात कर रही हूं मैं, लोग बड़ा आकर्षित रहते हैं, गुजरात आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है ज्योतिर्लिंग यहाँ पर हैं, शक्तिपीठ यहाँ पर हैं, आपका गिरी है, वडनगर के बारे में इतना कुछ हमें पता चला है, जो और लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आए, तो उसके लिए गुजरात सरकार और टूरिज्म मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है? गुजरात में जो प्रवासन, मैंने बोला उद्योग का जो दर्जा दिया है, तो उनको बढ़ाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा राज्य है ये पर्यटन की दृष्टि में समृद्ध राज्य है और ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक रीते जो पर्यटन का आकर्षण है, उसमें जो मुख्य पर्यटन स्थल है, आइकॉनिक स्थल हैं, उनको भी अलग किया है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अभी तक वहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। जो अभी जो नया बन रहा है उसमें जो देसी रजवाड़ा है उनका एक बड़ा म्यूजियम बन रहा है। वहाँ हमारा जो गुजरात है, तो गुजरात 1960 से लेकर अभी तक जो गुजरात में जिन्हें योगदान दिया है, गुजरात का जो विकास हुआ है, उनका भी एक वंदे गुजरात म्यूजियम बन रहा है, बालवीर म्यूजियम भी बन रहा है। तो ऐसा वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे जो स्थल है, धोलावीरा है, और एक हेरिटेज साइट है, वहाँ कनेक्टिविटी के लिए एक रोड बनाया, तो वो रोड रास्ता है जो हाईवे, उनको लोगों ने रोड टू हेवन नाम दे दिया है। और इतना बड़ा वो रास्ता है, बहुत खूबसूरत है। तो उनको सब लोगों ने उनका नाम दिया है रोड टू हेवन। तो वह काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट वहाँ भी जाते हैं, रण उत्सव में जाते हैं। तो वो धोलावीरा से ये रोड टू हेवन में भी खूब अच्छा जो कुदरती सौंदर्य है, उसमें बीच में रोड है। तो हमने जो प्रवासन स्थल है, मैं पहले तो पूरा गुजरात में कनेक्टिविटी, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और रूरल एरिया का जो कोई अच्छा स्थल है, तो उनको भी कनेक्टिविटी अच्छी रहे उनके लिए। अभी हमारा जो एक चिंतन शिविर हुआ था
हर साल होती है सोमनाथ में। तो उधर सबने अलग अलग विषय पर चर्चा की थी। तो एक 4 विषय में एक विषय प्रवासन विषय, उसमें जो बात अभी क्या करना है तो उसमें कनेक्टिविटी में भाग दिया था, और दूसरा भी काफ़ी लोगों ने उनका विचार रजू किया था। और हमारा जो हेरिटेज साइट है वो धार्मिक स्थल है, धार्मिक उनको भी वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो सुविधा चाहिए वो सुविधा के लिए इंटरनेशनल कक्षा का आर्किटेक्ट के रखकर और अच्छा प्लान बना के उनको हम जो वहाँ सुविधाओं पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। और जो आने वाला कोई भी टूरिस्ट है उनको कोई असुविधा ना रहे, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सुरक्षा का इतना ध्यान रख लेते हैं आप लोग, सुरक्षा का हाँ, ये भी रखते हैं। मुस्तैद है आप लोगों की सुरक्षा, जिस वजह से जो है बेखौफ अंदाज में टूरिस्ट जो है वो गुजरात की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सर, इतनी बातचीत में एक बड़ी खूबसूरत सी बात आपने करी है रोड टू हेवन वाली, और वहाँ पे मैंने देखा है मुस्तैदी से बीएसएफ भी तैनात रहती है। तो सर, पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ खुरापात करता है, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब हमारी बीएसएफ दे रही है। आप लोगों की स्टेट पुलिस भी मुस्तैदी से तैनात है। लेकिन जो टूरिज्म है वहाँ पे मैंने देखा है, अभी गुजरात में मैं देख रही हूँ, कुछ एक जगह और भी देखा है, बॉर्डर टूरिज्म को जो है लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, लोग आना चाहते हैं। तो बॉर्डर टूरिज्म को लेकर आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं? बॉर्डर टूरिज्म का जो विचार है नरेंद्र भाई मोदी साहब ने दिया है। नड़ा बेट का जो अभी डेवलप हुआ है, बहुत काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, और काफ़ी लोग एनजीओ भी जाकर वहाँ जो बीएसएफ के जवान हैं उनको साथ नवरात्रि करते हैं, दूसरा करते हैं। और तो बॉर्डर टूरिज्म से एकदम ये हमारा बेट द्वारका है, वो भी पाकिस्तान से एकदम नज़दीक है, कराची से। तो जो बेट द्वारका का जो विकास हो रहा है, उनके पास शिवराजपुर है, वहाँ डॉल्फिन भी है, उनका शो होता है। तो वो सब देखकर जो बॉर्डर टूरिज्म का एक नया विचार मोदी साहब ने दिया था, उनको हम आगे बढ़ा रहा है। सर, एक एज अ टूरिज्म मिनिस्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक इतनी लंबी लकीर खींच दी है, उन्होंने इतना काम किया है गुजरात में, और बिल्कुल उनकी हर बात पर खरा उतरना, तो ये चैलेंज लगता है या बिल्कुल मौज मस्ती में मज़ा में ये सारा काम आप करते हैं, प्रेशर फील नहीं करते और रिजल्ट जो है वो 100% देते हैं? मैं पहला बताया था कि 13 साल तक के हमारा मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो रोड में सभी क्षेत्रों में उन्हें बनाया है, और टूरिज्म को उनको जो दिया, सब उनको एक काम कैसे करना चाहिए उनकी जो पहले यहाँ की थी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा गुजरात सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो, मैं प्रवासन देखता हूँ तो प्रवासन और फॉरेस्ट दोनों मेरे पास है, और वो एक दूसरे से जुड़े हैं। काफ़ी जगह ऐसी है कि जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गिर में, जो एशियाटिक लायन है, तो गुजरात फॉरेस्ट में है, जनता के लिए कर रहे हैं, टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, तो उन पशुओं के लिए, उन जानवरों के लिए जो जंगल में है, उनके लिए किस तरीके से आप चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि गुजरात का गिर तो हर जगह इंटरनेशनली फेमस है, और वहाँ की जो सफारी है वो हर कोई जिक्र करता है, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। वहाँ जो गिर अभ्यारण्य है उधर दोनों दृष्टि से जो सिंह का संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए भी काम खूब अच्छी तरह से चल रहा है। मोदी साहब ने, आपको मालूम होगा, 2 साल पहले जो लायन प्रोजेक्ट की बात की है, 2047 तक की, 25 साल में क्या करना है, तो उनका भारत सरकार भी हमको अनुदान करके उधर काम शुरू किया है। और प्रोजेक्ट लायन वो भारत सरकार का ही प्रोजेक्ट है, हमारा गुजरात गवर्नमेंट और दोनों साथ मिलकर वहाँ जो सिंह का एक बड़ा जो उनका अद्यतन हॉस्पिटल बने, उनके लिए भी एक जगह हमने ले रखी है, उधर के बजट जोगवाई भी होगी। जो अभ्यारण्य है उनको सुरक्षित रखने के लिए अभी जो वहाँ
आसपास के लोग हैं उनको भी कोई रोजगारी मिले, उनका सपोर्ट मिले। और वहाँ इतना बड़ा टूरिस्ट आते हैं, सैलानियों, अभी देश विदेश से प्रवासी आते हैं, तो उनको रहने की इतनी होटल नहीं है। काफ़ी लोग आते हैं, तो होम स्टे जो अलग जो गाँव है, गाँव में उनका घर में टूरिस्ट को रखता है, उनका फार्म में रख सकता है। अच्छा। जो होम स्टे की पॉलिसी भी हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। गुजरात एक स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पर शक्ति पीठ भी हैं। तो आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? गुजरात में सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल ही हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव और द्वारका, अंबाजी, पावागढ़, बहुचराजी मंदिर, चोटीला, चामुंडा माता जी, शामળાજી, डाकोर, जो मुख्य यात्रा धाम हैं, उनको काफ़ी साल से, लगभग 25-30 साल से पहले ही ये यात्रा धाम, मुख्य यात्रा धाम का डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अभी 2-3 साल में खूब उनको एकदम आगे, तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। द्वारका है, तो द्वारका कॉरिडोर का निर्णय इस बार नई सरकार आई, उनका पहला निर्णय हुआ था कि द्वारका कॉरिडोर करना है। द्वारका वो एक अथॉरिटी भी बनाया है, द्वारका से लेकर शिवराजपुर और बेट द्वारका विकास सत्ता मंडल बना दिया है। और वहाँ का अधिकारियों को वाराणसी और अलग अलग जगह पे वृंदावन जो कॉरिडोर हुआ है, तो उज्जैन, ऐसा ही कॉरिडोर यहाँ बने। सर, गुजराती बहुत मीठी भाषा है और समझ भी आ जाती है। मैंने तो अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही 2 शब्द सीखे थे। तो अभी मेरा निवेदन है कि जब हमने पूरे गुजरात टूरिज्म की बात करी है, गुजरात की बात करी है, तो 2 शब्द गुजराती में। गुजरात में आओ અને गुजरात अतिथि देवो भव तरीके बधाने हमेशा मान आपता होय छे। गुजरात में शांति छे अने बधाने गुजरात तरफथी गुजरात आखू राज्य एवं है कि जे एक कायम वसुदेव कुटुंबनी भावनाथी नी बात करे छे। मेरी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, और बस यही कहूंगी आपसे, आइए और कुछ दिन बिताइए गुजरात में। एक बार मेरे साथ मेरी जनता भारत के शिल्पकारों के लिए बोलेंगी, जय हिंद, जय भारत।